हेलो बच्चों, दिस इज मुस्कान सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद टैलेंट अकेडमी। तो आज हम लोग एक न्यू स्टार्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, ये है चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6। अपने एनसीईआरटी बुक्स लेके बैठ जाओ ताकि हम सारे चैप्टर्स जो है, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, पूरा वीडियो जो है वो एनसीईआरटी के टॉपिक्स पे ही है, ताकि ईच एंड एवरी वर्ड हम लोग रीड कर सके और अच्छे से समझ सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ श्लोक और उसके बारे में यहाँ पे तुम्हारा जो भी रेफरेंस दिया हुआ है, दैट इज हु इज हेल्दी द वन हु ईट्स फूड इज होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटीज एंड एप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस। अच्छा, खाना तो सब कोई खाते हैं, नॉर्मल सा चीज़ है जिंदा रहने के लिए, फॉर एनर्जी। जो तुम इतना भागते हो, कूदते हो, बोलते हो, दैट इज सब चीज़ के लिए तुमको एनर्जी की जरूरत है, विच वी गेट फ्रॉम फूड। ठीक है, फूड के लिए, फूड चाहिए हम लोग को एनर्जी के लिए, नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए, जो नॉर्मली लाइफस्टाइल अपना जी रहे हो उसके लिए फूड ज़रूरत है। लेकिन अब फूड को किस प्रोपोर्शन में खाना चाहिए, दैट इज बीइंग हेल्दी। फूड को तुम खाना तो सब खा रहे हैं, लेकिन क्या खा रहे हैं, कितना प्रोपोर्शन में खा रहे हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं, वो सब मेजर करके रखना और उसको स्टडी करना कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, कितना खाना चाहिए, कितने न्यूट्रिएंट, प्रोपोर्शन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बीइंग हेल्दी। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर, व्हाट डू वी ईट। अच्छा, एक एक्टिविटी स्टार्ट है। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, फूड इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर लाइफ। List the food items you have consumed over the week in the table. ये देखो, ये टेबल बना हुआ है तुम लोग का। मंडे में कौन कौन से फूड खाए तुमने, जैसे मान लो हम अगर इसको तुम लोग अगर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों में अगर तुम डिवाइड कर लो, ठीक है, मंडे को क्या खाया, मान लो राइस, दाल, चपाती, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके। ट्यूसडे को तुमने कुछ जंक फूड खा लिया, मान लो बर्गर खा लिया, ठीक है। नेक्स्ट घर आया, ये राइस दाल तुम्हारा ब्रेकफास्ट में हो गया, चपाती लंच में हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड चपाती हो गया तुम्हारा डिनर में। इस तरीके से तुम डे बाय डे डिवाइड कर लोगे और ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे तो तुम यहाँ पे कर सकते हो ऑब्जर्व द ऑब्जर्वेशन वी कैन सी दैट about your food from the data collected in table 3.1. Do you eat the same kind of food every day? क्या तुम सेम तरीके के फूड खाते हो रोज? खाते हो क्या? नहीं, कभी कभी सिमिलर हो सकता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। अब तुमने एक लिस्ट बनाया, तुम्हारे फ्रेंड ने एक लिस्ट बनाई, ये कंपेयर कर सकते हो तुम लोग और फिर हम लोग निकाल सकते हैं कि क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू तुम्हारे बॉडी में कितने जा रहे हैं, तुम्हारा फ्रेंड में कितने जा रहे हैं, तुम में कितने जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यू, कौन से फूड तुम लोग खाते हो, कौन सा सिमिलर है, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन कंपेयर। ठीक है, अब हम आते हैं फूड इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन में, अगर हम इंडिया की बात करें तो दे आर डिफरेंट स्टेट्स है सब इंडिया में पूरे। अब कौन से स्टेट में कौन सा फूड पर्टिकुलरली पाया जाता है, अब बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर वही सीरियल्स ग्रो करते हैं, तो उसके वजह से उनका जो लोकल फूड होता है वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में वही सीरियल, वही पल्सेस ग्रो किए जा रहे हैं, तो लोकल फूड जो होता है उससे ज़्यादा इनहैबिटेड रहता है। ठीक है, find out the types of food traditionally consumed and the crops grown in the various states of India. अब जैसे मान लो इस टेबल को हम लोग देखते हैं, पंजाब में लोकली ग्रोन क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, मेज, वीट, चिकपी, पल्सेस। ठीक है, तो अब इससे देखो लोकली ग्रोन कौन कौन से हो गए, मेज, वीट, चिकपी एंड पल्सेस। चिकपी इज चना, छोले जो तुम खाते हो, दैट इज चिकपी।
ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये सब हो गए तुम्हारे ट्रेडिशनली ईटन फूड। अब मेज है तो मक्की दी रोटी हो गई, वीट है तो पराठा हो गया, चिकपी है तो छोले भटूरे हो गए। तो ये सब देखो लोकली ग्रोन फूड है, तो ट्रेडिशनल फूड आइटम जो होता है उस पर कहीं ना कहीं वो सराउंडेड रहता है उन्हीं पल्सेस पे, उन्हीं फूड आइटम्स पे, क्रॉप्स पे जो कि ज़्यादा लोकली ग्रोन रहते हैं। बेवरेजेस क्या क्या हो गए, लस्सी, छाछ, दैट इज बटर मिल्क, मिल्क, टी, ये सब बेवरेजेस हो गए पंजाब में स्पेसिफिकली अगर पाया जाए तो। ओके, नेक्स्ट इज कर्नाटका, राइस, रागी, उड़द, कोकोनट। ये साउथ इंडिया में कोकोनट बहुत यूज किया, तुम लोग देखे होगे कभी भी साउथ इंडिया जाओ तो डोसा, इडली, सांबर, चटनी तो दैट इज उड़द, राइस, रागी, ये सब देखो। अब इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, मुद्दे, पालिया, रसम, राइस, ये सब जो होता है दैट इज लोकली ट्रेडिशनली फूड होता है। अब रागी है, राइस है, इडली है, डोसा, ये सब क्या हो गया जो वहाँ पे लोकली ग्रोन किए जाते हैं उन पे डिपेंडेंट फूड आइटम्स होते हैं, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स होते हैं। बेवरेजेस क्या हो गए, मटर मिल्क, कॉफी, टी, ये सब हो गए बेवरेजेस कर्नाटका के। नाउ इज मणिपुर, राइस, बैम्बू एंड सोयाबीन। अब देखो राइस है तो राइस का ट्रेडिशनल फूड आइटम हो गया राइस, इरोमा चटनी, उट्टी दैट इज येलो पीज एंड ग्रीन अनियन करी, दैट इज अ ट्रेडिशनल फूड। सिंगजू, सिंगजू इज सोयाबीन रिलेटेड होता है, कांगसोई हो गया, ये सब जो फूड आइटम्स होते हैं वो ट्रेडिशनली मणिपुर में बनते हैं। ओके, एंड बेवरेजेस में हो गया ब्लैक टी। ओके, इतना तक समझ में आया सबको? दैट इज नेक्स्ट इज एनालाइज द डेटा कलेक्टेड बाय यू। अब तुमने जो डेटा कलेक्ट किया इस टेबल में, यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज करना है। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स। अब तुम झारखंड बेस्ड हो, बिहार बेस्ड हो या कोई भी अदर स्टेट बेस्ड हो, तुमने जो फूड आइटम्स लिखे, तुम्हारे फ्रेंड ने जो फूड आइटम्स लिखे, वो ट्रेडिशनल फूड आइटम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहेगा कि तुम्हारा जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स होते हैं उन पर डिपेंडेंट रहता है। अब झारखंड का जैसे देख लो, डुस्का हो गया, दैट इज अ ट्रेडिशनल फूड, ठीक है, तो लोकली ग्रोन क्रॉप्स होते हैं उसके बेसिस पे रहता है। बिहार में लिट्टी चोखा हो गया, वीट बहुत ग्रो किया जाता है बिहार में, तो लिट्टी, पोटैटोज चोखा में हो जाएगा। तो ये सब जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं हमारे ट्रेडिशनल फूड आइटम्स। ओके, इतना तक समझ में आया? इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड मे वैरी अकॉर्डिंग टू कल्टीवेशन। अभी मैम ने समझाया कि जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स होते हैं, लोकली कल्टीवेटेड रहते हैं जो क्रॉप्स, उस पर डिपेंडेंट होता है कहीं ना कहीं उसके लोकल ट्रेडिशनल फूड आइटम्स। समझ में आया? In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in the particular region, taste preferences, culture and traditions. समझ में आया इतना दूर सबको? Next we go to the another page, that is how have cooking practices changed over time. अब देखो यहाँ पे हम लोग को एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है, तुम लोग रीड करना पॉइंट वाइज, मैम समझा दे रही है कि क्या है बेसिक एक्टिविटी में करना क्या है। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि कुछ पहले के टाइम पे देखोगे तुम्हारे घर पे सिलबट्टा रखा होगा, अगर दादी है घर पे या फिर नानियां हैं तो सिलबट्टा दैट इज अ स्टोन होता है, उस पे पत्थर से चटनी पीसते हैं या कुछ भी पीसते हैं, ठीक है। पहले के टाइम में मिक्सर, ग्राइंडर ये सब नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक चीजें थे ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अगर कुछ पीसना है, ग्राइंड करना है तो लोग पत्थर को यूज करते थे, तो वही सिलबट्टा जो है दैट इज अ पत्थर ही है, वो उस पे पत्थर का ही एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उससे पीसते हैं हम लोग। तो वो पहले के टाइम पे दैट इज ट्रेडिशनल टाइम पे सिलबट्टा यूज होता था, देखो स्टोन ग्राइंडर। एंड अभी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज होता है। उसी तरीके से अगर तुम ये देखो चूल्हा, ट्रेडिशनल स्टोव क्या होता था, पहले मिट्टी का चूल्हा बनता था, उसमें लकड़ी लगा के, आग लगा के वैसे ही खाना बनते थे। अब आ गया है मॉडर्न गैस स्टोव, अभी तो ये इंडक्शंस भी आ गए, इलेक्ट्रिकल इंडक्शंस भी आ गए। तो उस तरीके से हमारा जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है टाइम टू टाइम चेंज, जैसे मॉडर्न टाइम्स आते जा रहे हैं, जैसे जैसे मशीन्स बनते जा रहे हैं, जैसे लोगों को वैल्यू मिलते जा रहा है कि ठीक है, मतलब अगर हम, मेरे पास टाइम नहीं है, हम चूल्हा नहीं बना सकते, बहुत दिक्कत होती है, धुआं आता है, आंखों में लगता है, पानी गिरता है, बहुत दिक्कत होता है चूल्हा ट्रेडिशनल स्टोव से बनाने के लिए, तो मॉडर्न गैस स्टोव में लोग बनाते हैं। अब मॉडर्न गैस स्टोव में भी गैस का दिक्कत होता है कि सिलेंडर भरवाओ, सिलेंडर लेके आओ, वो सब का भी दिक्कत। अब इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई, इंडक्शन आ गए, उसमें क्या है, बस एक प्लग लगाओ, चालू हो गया इंडक्शन, खाना बनाओ बढ़िया मजे से।
ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारे कुकिंग प्रैक्टिसेस कैसे कैसे टाइम टू टाइम चेंज हुए। अगर हम लोग इसको रीड कर लेते हैं एक बार, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग। अच्छा, अगर घर पे नानी होंगी, दादी होंगे, दादा होंगे, कोई भी एल्डर पर्सन होगा, तो उनसे तुम अगर उनके फूड हैबिट्स के बारे में पूछने जाओ तो वो पूरे आराम से बताएंगे कि हम लोग खेत में रहते थे, खेत से निकाल के खाते थे। अभी तुमको वो सब प्रैक्टिसेस करने को नहीं मिलेंगे, तुम नॉर्मल टाउन्स में रहते हो या फिर जो भी लोकल एरियाज में रहते हो, वहाँ पे खेती तुमको नॉर्मली जो एरियाज होते हैं, डेवलप्ड एरिया होते हैं, वहाँ पे खेती नॉर्मली नहीं मिलता। तुम वहाँ पे खेत में जाके गाजर निकाल के नहीं खा सकते हो। तो बट तुम अगर कोई भी एल्डरली पर्सन से पूछो तो वो बताएंगे कि हम गांव में रहते थे, हमारे यहाँ खेत में ये उगता था, वो उगता था, तो हम खेत से जाके निकाल के खाते थे, या फिर पूरा प्रोसेस बताएंगे कि ये उगता है, ये ऐसे होता है। ये सब क्वेश्चंस तुमको गैदर करना है, और अगर घर पे कोई भी एल्डर पर्सन है उनसे जाके पूछना है। ठीक है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। अब नानी से पूछोगे कि खाना कैसे बनता था, तो वो भी बताएंगे कि चूल्हा जो था, ट्रेडिशनल स्टोव, उस पे बनता था खाना हमारा। हम मिट्टी का चूल्हा बनाते थे। और नॉर्मली अगर किसी के घर पे छठ होता है, तो छठ में तुम लोगों ने देखा होगा कभी भी गैस पे नहीं बनता है, वो मिट्टी के चूल्हे पे ही बनता है। खीर खरना के दिन देखा है ना सबने, अभी आने भी वाला है खरना, छठ हमारा नेक्स्ट ही मंथ आने वाला है। तो अब चूल्हा जो है वो क्या होता है, उस मिट्टी का चूल्हा बनता है, उसमें लकड़ियां डालती हैं, उनको आग लगाते हैं और उसके ऊपर खाना पकता है। और उसमें कोई रेगुलेटर नहीं होता कि इतना गैस लगा दो, इतना, वो तुमको अपने हिसाब से करना। जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वही कर सकता है चूल्हा से खाना बनाना। ठीक है। तो ये सब तुम क्वेश्चन गैदर करके अपने एल्डर पर्सन जो भी है उनके पास लेके जाओ। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू। अब तुम किसी से, तुम जो भी क्वेश्चन है वो लेके जाओगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछोगे, जो भी आंसर्स मिलेगा वो पर्टिकुलरली तुमको लिख देना। ठीक है। इतना तक समझ में आया कैसे हमारे कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज हुए हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। What are your findings from the interview? अब तुम लोगों ने क्या सीखा, इसको थोड़ा, अच्छा ठीक है। What are the findings from the interview you conducted? Cooking practices also called culinary practices. अच्छा, ये लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं कि कुकिंग प्रैक्टिसेस जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, cooking practices are also called culinary practices. तुम जो खाना बना रहे हो, गैस स्टोव पे बना रहे हो, ट्रेडिशनल चूल्हा पे बना रहे हो, सिलबट्टा पे चटनी पिस रही है, या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर पे पीस रही है, that is all the cooking practices are called culinary practices, have changed over time. This is a significant difference between traditional and modern culinary practices. Earlier the most cooking was done using चूल्हा। अभी मैम ने सब समझा दिया है, एक बार रीड कर लोगे सबको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वी गो टू व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हम लोग समझेंगे कि फूड तो सभी खाते हैं, तुम दाल खा रहे हो, राइस खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो। ठीक है। तो कौन से फूड आइटम में क्या कंपोनेंट्स, कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहता है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं, वो सब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर, अच्छा ये पहले अगर हम पढ़ लेते हैं तो मीदू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल। द थीम ऑफ फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी। अच्छा देखो, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के फूड आउटलेट्स लगे हुए हैं, तो कौन कौन सा फूड क्या क्या रहता है। तो द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज। डॉक्टर पोशिता, अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, explains to student that the health is the ultimate wealth। अच्छा, डॉक्टर पोशिता ने बोला कि हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। अगर खाना सही से खाओगे तो सही तरीके से लाइफस्टाइल जियोगे, अपने लाइफस्टाइल जियोगे तो लंबे समय तक जीते रहोगे। ये तो सबको पता है कि हेल्थ इज वेल्थ, ये लोगों ने बचपन से सुना है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो ये डॉक्टर पोशिता ये बोल के क्या मीन करना चाह रही थी, हैव यू एवर मिस्ड अ मील, हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील। अब तुम लोग तो और ज्यादा तुम लोग को भूख लगता होगा, इतना भागते रहते हो, दिन भर खेलते रहते हो, अभी खेलने की उम्र है तुम लोग की, जितना दौड़ना है, खेलना है, सब अभी करना है तुम लोगों को। तो अब एक भी टाइम का मील तुमने मिस कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, भूख लगती है। मान लो ब्रेकफास्ट किया, स्कूल जाते हो वहाँ लंच किया, फिर घर आके खाना नहीं खाया, ऐसे ही आए, घर आए, ड्रेस चेंज किया,
और ट्यूशन भाग गए। ट्यूशन नॉर्मली लोग जाते ही हैं, या ट्यूशन नहीं भागे, खेलने चले गए, ठीक है, नहीं खाया खाना। अब सीधे तुम खाओगे रात में, क्या होगा? बहुत तेज भूख लगेगी, ऐसा लगेगा कि चूहों ने आतंक कर दिया पेट में, यही लगेगा ना। तो क्या ये फीलिंग होती है सबको? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर एक भी मील मिस करता है तो उसके बाद लोगों को भूख लगती है। वीकनेस, अगर बहुत वीक इंसान है, पतला सा है बच्चा, तो उसको वीकनेस भी लगने लगेगा एक मील के बाद ही। तो ये सब फीलिंग्स होती हैं तुम्हारा एक मील मिस करने के बाद। वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक when we do not eat for some time. Why do we think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? अब क्रिकेट देखते होंगे लोग, मैराथन तो पता नहीं लोग, तुम लोग देखते हो कि नहीं। क्रिकेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखते हैं, 6th क्लास में हो, सब इंटरेस्टेड है, अभी छोड़ो, ठीक है। तो क्रिकेट सब देखते हैं, तो वहां पे देखोगे तुम लोगों ने बीच में जो भी इंटरवल्स होते हैं, ब्रेक्स होता है ओवर्स के बीच में, तो लोग ग्लूकोज या बॉटल में जो भी रहता है वो पीते हैं। उसमें क्या रहता है? ग्लूकोज वाटर रहता है। ग्लूकोज वाटर क्या करता है? बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अब तुम लोग भी गर्मी के दिन में, मम्मी पापा बोलते हैं गर्मी के दिन में स्कूल से आते हो तो 1 ग्लास ग्लूकॉन डी पी लो, ग्लूकोज पी लो। तो क्या होता है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक कंपोनेंट होता है फूड का जो ग्लूकोज में प्रेजेंट रहता है। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। सीरियल्स लाइक व्हीट, rice, maize, vegetables like potato, sweet potato, and fruits like banana, pineapple and mango are some sources of carbohydrates. ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पिक्चर बना हुआ है, राइस, बाजरा, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, ये सब हो गए तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज। ओके, एंड देन आते हैं हम लोग फैट्स पे। बेसन और व्हीट फ्लावर, आटा एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डूज अलॉन्ग विथ गोंद। गोंद के लड्डूज खाए हो तुम लोग? ठंडे के दिन में खाते हैं, बहुत लोगों के घर पे बनता है। वो क्या करता है? बॉडी में हीट का जनरेशन करता है, ठीक है, गोंद के लड्डू जो रहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ठंडा में गर्मी नहीं लगेगी, गोंद के लड्डू बच्चों को खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं नॉर्मली। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं गोंद के लड्डू बनने हैं, बेसन, आटा और घी, ठीक है। नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये सब ईडेबल, ये हो गया। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज फैट। घी, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये सब जो गोंद हो गया या फिर जो भी नॉर्मल फैट जो रहता है, वो ये कंपोनेंट ये फूड सोर्सेज में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स। नट्स सच एज ग्राउंड नट, वॉलनट, कोकोनट्स, almonds and seeds such as pumpkin seed, sunflower seed and are some sources of fat. ये सब sources, food sources होते हैं fats के। ये सारे food sources जो हैं वो fat component जो है वो conclude करते हैं। Fat is a source of stored energy. Stored energy मतलब क्या होता है? अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डू यू नो में कि पोलर बियर्स जो होते हैं वो जब हाइबरनेशन में जाते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, उसके बाद आराम से ठंड भर हाइबरनेशन करते हैं। उनका फर जो रहता है वो अपर लेयर रहता है, उसके अंदर जो, अच्छा नॉर्मली कोई भी फैट पर्सन देखोगे तुम तो उनको एनर्जी, उनमें जल्दी तुम वीकनेस नहीं देखोगे उनमें। कोई भी फैट पर्सन अगर है जो तुम नॉर्मल मतलब देख सकते हो कि हाँ फैट है, ठीक है, तो उनमें वीकनेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे स्किन के अंडरनीथ हमारा एक लेयर जम जाता है, ठीक है, फैट्स का। अब जो जैसे फास्टिंग करते हैं लोग, मम्मी फास्टिंग करती होगी कुछ कुछ ओकेजन्स पे, पूजा में, तो ये सब फास्टिंग में जब क्या होता है, तुम पूरे दिन नहीं खा रहे हो, फ्रूट्स, कोई फ्रूट्स भी खाते हैं, तो एनर्जी लाने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, वो फैट्स जो स्टोर रहता है, तुम ऑयल खा रहे हो, घी खा रहे हो, एकदम दाल में डाल के, रोटी में लगा के घी पूरा अच्छे से खा रहे हो, ठीक है, तो वो फैट्स रहता है क्या करता है, बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। अब स्टोर हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा स्किन के अंडरनीथ जो लेयर होता है वहां पे स्टोर होता है। और जब फास्टिंग करते हैं या कोई भी मान लो तुम मील स्किप कर रहे हो अपना या फिर डाइट कर रहे हो, तो हमारा फैट जो है वो बर्न आउट होना चालू होता है।
ओके। बर्नआउट मतलब क्या हो गया कि तुम अगर कुछ खाना खा नहीं रहे हो बॉडी को फिर भी एनर्जी की जरूरत है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि तुम एक दिन फास्टिंग करो दिन भर पूरा सो रहोगे, काम तो करना होता है लोगों को। मम्मी बनाती है खाना, फिर भी फास्टिंग है फिर भी खाना बना रही है मम्मी, सारे काम कर रही है घर के, तो मम्मी को भी एनर्जी की जरूरत है। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है? वो उन्हीं स्टोर्ड फैट से आता है जो हमारे बॉडी में जाके स्किन के अंडरनीथ स्टोर हो जाता है, अक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, तो वो फैट्स क्या होता है, वो एनर्जी, उसको ब्रेक डाउन करके बॉडी जो है वो एनर्जी यूज करती है। ऐसा समझ लो रिस्टोर्ड एनर्जी रहता है हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट, स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट वी गो टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। Carbohydrates and fats provide us energy for performing various activities. Therefore, they are called energy-giving fats. देखो, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ये जो दोनों रहते हैं, दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को। अभी बताया कि कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट मेनली फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और फैट जो है दीज आर द स्टोर्ड एनर्जी, हमारे बॉडी में जाके स्टोर होता है। और वेन एवर इन नीड, फास्टिंग हो, मील स्किप कर दिया हो, डाइटिंग कर रहा है, तो अब डाइटिंग में क्या होता है, यही फैट जो है वो बर्न होते जाता है, तो लोग पतले हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये स्टोर्ड एनर्जी जो रहता है ये एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं इन दोनों कंपोनेंट्स ऑफ फूड को। ओके चलो देखो, यहाँ पे अभी मैम ने बताया था पोलर बियर्स accumulate a lot of fat under their skin. This fat serves as an energy source. It supports them during their month-long winter sleep that is called hibernation. वो नॉर्मल जो मतलब जब नॉर्मल टाइम रहता है वो पूरा खाते हैं अच्छे तरीके से और पूरे एकदम फ्लफी फैट टेडी बियर हो जाते हैं। ओके एंड देन वो हाइबरनेशन में चल जाते हैं। विंटर जो रहता है, विंटर का जितना लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है वो सिर्फ सोते रहते हैं। पूरा साल भर खाया, मतलब पूरा महीने भर जितने भी विंटर छोड़ के, समर बाकी सारे सीजन्स खाया दबा के, एंड देन विंटर में पूरा सोते हैं। क्या लाइफ, मजेदार लाइफ है ना। कोई पढ़ना नहीं, कुछ नहीं, बस खाना है और सोना है। तो पोलर बियर्स का ये जिंदगी होता है। तो इसमें वो लॉन्ग विंटर स्लीप में चल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन, इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। ओके, यही फैट जो उनके बॉडी में स्टोर रहता है वो धीरे 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 उनको एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है। अब सोने में क्या ही एनर्जी लग रहा है, सो रहे हैं मस्त, तो जितना जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए वो ये सारे फैट्स उनको प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट वी विल स्टडी अबाउट इज प्रोटीन। प्रोटीन आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर फूड। मिल्क प्रोडक्ट्स, अब कौन कौन से फूड सोर्सेज में प्रेजेंट रहता है प्रोटीन? मिल्क प्रोडक्ट्स, pulses are good sources of protein. Sports person need protein in larger quantities to build their muscles. Muscle building में काम करता है प्रोटीन, तो इसलिए जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या फिर लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा उनके बॉडी में चाहिए होती है। ठीक है, अब क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है? तो people got protein from plants as well as animals. Excellent plant sources of protein are pulses, beans, peas and nuts. Animal sources of protein are milk, paneer, egg, fish and meat. जो लोगों को प्रोटीन अच्छे अमाउंट में चाहिए था, प्रोटीन पोर्शन अपना कंप्लीट करना होता है, लोगों देखते बहुत लोग एग खाते हैं, अगर वेजिटेरियन है तो पनीर खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो एग हो गया, मीट हो गया, चिकन मोस्टली, ये सब में फूड सोर्सेज में प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारा बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करती है, मतलब मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, और रिपेयर, अब जैसे जो वोर्न आउट टिश्यूज़ हैं या फिर जो हमारे बॉडी में सेल्स है जो वोर्न आउट हो गए हैं, काम खत्म हो गया है या फिर कुछ इंजरी हो गई है, तो वहाँ पे तो प्रोटीन जो है, अगर प्रोटीन सही अमाउंट में बॉडी में जा रहा है तो उनको रिपेयर करने में जल्दी वापस से ठीक होने में प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है। These are therefore called body building foods. अभी मैम ने बताया कि जो भी मसल बिल्डिंग होती है, बॉडी बिल्डिंग होती है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अब देखो पिक्चर में हम लोग सोयाबीन है, पीज है, ग्राम है, मूंग है, तुअर दाल, किडनी बीन्स इन राजमा को बोलते हैं। ठीक है, ये नॉन वेजिटेरियन फूड्स में हो गया, पनीर, नॉन वेज नहीं, एनिमल सोर्सेज, पनीर, एग, फिश, चिकन, मिल्क, ये सब एनिमल सोर्सेज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वी विल गो टू, चलो
The right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. अभी तुम लोग के एज में या फिर तुम लोग फर्दर, अभी तुम लोग का ग्रोइंग एज, जितना बॉडी, जितना खेल सकते हो, कूदना है, जितना एनर्जी तुम लोग को लगाना है सब चीज़ों में, स्पोर्ट्स खेलो, डांस करो, जो भी करना करो, ये तुम लोग का ग्रोइंग फेज है, ठीक है। तो इस टाइम पे तुम लोग को खाना भी उतने अच्छे तरीके से खाना है, और कूदना खेलना सब कुछ, जितना भी बॉडी वर्कआउट कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है बॉडी, उतना सब कुछ करना है। जो क्रिकेट खेलना है, मतलब घर आओ और पढ़ना भी है, ये ऐसा नहीं कि पढ़ाई का मैं नहीं बोल रही मैम, पढ़ना भी है साथ साथ में, मार्क्स अच्छे लाने हैं, बट साथ में खेलना भी है, ठीक है। ये तुम लोग का ग्रोइंग फेज है, तो अच्छे से खेलो कूदो और मजे करो, ठीक है, साथ में पढ़ाई भी करना है। Next we will study that have you ever seen mushrooms? They grow mostly in dark and moist places. Edible mushrooms are good sources of protein. मशरूम जो है वो भी प्रोटीन प्रोवाइड करता है। अब ये नहीं बोलना कि देखो हम पिज्जा खा रहे हो, ऊपर से मशरूम का टॉपिंग डलवा लिया तो ये मेरे लिए प्रोटीनिशियस है, अच्छा है खाने के लिए, नहीं, उसमें तुम्हारा और भी अदर न्यूट्रिएंट्स या फिर जो जंक मटेरियल्स है वो बॉडी में जंक मटेरियल्स ज़्यादा जाएगा और प्रोटीन बहुत कम अमाउंट में। ऐसे टॉपिंग्स में कितने चार मशरूम के स्लाइस रहते हैं, तो वो तुमको प्रोटीन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये तरकीब मत लगाना कि पिज़्ज़ा खा रहे हैं या फिर मशरूम रोल खा लिया कि मशरूम तो है ही प्रोटीनिशियस तो वो खा लेते हैं, बट रोल जो बन रहा है वो तो मैदे का है। तो ये सब मम्मी पापा को मत बोला मैम का वीडियो दिखा के कि देखो मैम बोल रही है कि मशरूम में प्रोटीन रहता है तो मेरे को अब पिज्जा ला के दो जिसपे टॉपिंग्स मशरूम के डले हुए। मैम को नहीं फंसाने का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी व्हाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज्ड टू इंक्लूड सर्विंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड इन आवर डेली डाइट। लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कॉम्पोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग केसेस। अदर फूड कॉम्पोनेंट्स हम लोग अभी पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, से तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अदर फूड आइटम्स के बारे में, फूड कंपोनेंट्स के बारे में। इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस सेलर्स ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स। गम्स जो होते हैं हमारे माउथ के अंदर वो ब्लीड करते थे और स्वेल कर जाते थे। वॉयज मतलब क्या होता है, लोग जब सेलर्स जो थे वो जब लॉन्ग टूर पे जाते थे इन सीज, अपने बोट्स में, अपने शिप्स में, तो वो वॉयजेस कहलाते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि लॉन्ग वॉयज में जाते हैं तो उनका कुछ सेलर्स का ब्लीडिंग गम्स होता था, स्वोलन गम्स होते थे। ड्यूरिंग द वॉयज इन 1746 स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड, नाम याद रखना है, ठीक है, ये तुम लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स ये सब में आ सकता है, ऑब्जर्व दैट सेलर्स हु कंज्यूम्ड लेमन्स and oranges recovered from these symptoms. Bleeding and swollen gums are symptoms of disease called scurvy. अच्छा, अब स्कर्वी एक डिजीज होता है जहाँ पे हमारे गम्स जो है माउथ मोस्टली वीक हो जाते हैं, तो या तो तुम अगर स्वेल हो जाएगा बहुत इजीली या फिर ब्लीड करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो रहा था कि सेलर्स जो ये स्कॉटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था जेम्स लिंड, इन्होंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि जो भी सेलर्स लेमन्स और ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहे हैं वो इनका जो भी स्कर्वी या फिर जो भी ब्लीड हो रहा है, स्वोलन हो रहा है गम्स, ये इससे जल्दी रिकवर कर ले रहे हैं। तो क्यों? What do you interpret by reading case 1? What cures scurvy? Lemons and oranges help in curing scurvy. अब कैसे कर रहा है क्योर? तो इसमें एक component present होता है that is called vitamin C. Scurvy is caused due to deficiency of vitamin C. बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाती है तो स्कर्वी होता है। तो अब लेमन्स और ऑरेंजेस दे आर द सिट्रसी फ्रूट्स, सिट्रस प्रेजेंट, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है उसमें, ठीक है। तो लेमन्स और ऑरेंजेस अगर कंज्यूम कर रहा है कोई भी तो उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट रहता है सिट्रस फ्रूट्स में। तो उसके वजह से विटामिन सी की डिफिशियंसी जो है, कमी जो है वो पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जल्दी रिकवर कर जाता है। विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग दीज डिजीजेस। आई बात समझ में? अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे कि विटामिन सी और कौन कौन से फूड सोर्सेस में प्रेजेंट रहता है। Next is, in 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region and the northern plain of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent. अब क्या हुआ 1960s में इंडियन साइंटिस्ट ने देखा, ऑब्जर्व किया कि हिमालयन रीजन का जो पॉपुलेशन है वहाँ पे क्या, नदर्न प्लेन्स में जो हिमालय
प्रेजेंट है, वहां का जो जितना भी रीजन था वहां पे क्या हो गया, प्रीवेलेंट स्वेलिंग ऑन throat neck region में. As per norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized soil. Consumption of iodized salt visibly reduced the above symptoms. These symptoms were due to the deficiency of iodine in the soil of this region, resulting in a lack of iodine in the local food and water supply. Swelling at the front of the neck is a symptom of disease called goiter. अच्छा, क्या होता है हमारे ग्लैंड में, जैसे मान लो हम अगर ये हमारा नेक रीजन हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया माउथ रीजन. ये अगर तुम ट्रेकिया की बात करो, ठीक है, दिस इज द ट्रेकिया. हमारे अपर यहाँ पे वॉइस बॉक्स प्रेजेंट रहता है. वॉइस बॉक्स प्रेजेंट रहता है यहाँ पे हमारा. तो यहाँ पे अगर वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है उसके जस्ट नीचे पे ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड थायरॉइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है यहाँ पे हमें, ठीक है. अब थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, ये रिलीज करता है थायरॉक्सिन, दैट इज अ हार्मोन. ओके, तो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड थायरॉक्सिन. इतना भी पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा समझाने के लिए डिटेल में जा रही मैम. इतना भी दिमाग नहीं लगाना कि अरे थायराइड ग्लैंड बता दिया, थायरॉक्सिन बता दिया, हार्मोन क्या होता है, इतना भी दिमाग नहीं लगाना. बस समझना है कि क्या समझा रहे हैं, गॉइटर किस तरीके से होता है, ठीक है. तो अब क्या होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो डिपेंड करता है, रिलीज depends on iodine proportion in body. तुम्हारे बॉडी में रिलीज आयोडीन डिपेंड्स कितना, थायरॉक्सिन हार्मोन कितना रिलीज करेगा, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन कितना रिलीज करेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आयोडीन प्रोपोर्शन पे. बॉडी में कितना आयोडीन प्रेजेंट है उस पर. अब आयोडीन जो है वो कम हो जाता है, मान लो तुम सॉल्ट नहीं ले रहे हो, आयोडीन का कोई भी सोर्स ऑफ फूड नहीं ले रहे हो, तो क्या हो रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कम रिलीज कर रहा है, ठीक है. अब थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज करेगा तो तुम्हारा बॉडी में थायरॉक्सिन कम बनेगा तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो नेक रीजन रहता है, ये वाला जो रीजन रहता है वो स्वेलअप हो जाता है, इस तरीके से स्वेलअप हो जाएगा, ठीक है. अब स्वेलअप हो रहा है तो इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं गॉइटर. समझ में आई बात, किस तरीके से गॉइटर होता है वो मैम ने बता दिया कि क्या प्रोसेस होता है. आयोडीन कम रिलीज होगा, आयोडीन बॉडी में कम रहेगा तो थायरॉक्सिन कम रिलीज होगा, थायरॉक्सिन कम रिलीज होगा तो डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हो जाएगी हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से जो हमारा नेक रीजन रहता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स रहता है, थायराइड ग्लैंड जो रहता है, ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, वो स्वेलअप हो जाएगा.
ये थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेलअप हो जाएगा, जिस डिजीज को हम लोग बोलते हैं गॉइटर। आई बात समझ में? तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफर्ट लिया था कि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे जो सॉल्ट्स है उसमें आयोडीन की जो मतलब प्रोपोर्शन है वो बढ़ाने के लिए, ताकि जो आयोडाइज सॉल्ट लोग कंज्यूम करेंगे जिसकी वजह से गॉइटर जो सिम्टम्स दिखा रहा था स्वेलिंग ऑफ नेक वो कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट What do you infer? ये हम लोग पढ़ लिए अभी, कितना क्या होता है सब कुछ समझ रहे हैं। Salt farming in a traditional practice of a tribal community named Agarias. They practice salt farming in the little run of Kutch and other parts of Gujarat. For 8 months, they live in the extreme heat of the desert and work very hard to get salt from sea water. तो एक community है which is known as Agarias. ठीक है, वो tribal community है जो salt एक्सट्रैक्शन का काम करती है, सॉइल फार्मिंग का काम करती है। तो अब गुजरात में एक एरिया है जिसका नाम है रन ऑफ कच्छ। ठीक है, उस एरिया में क्या होता है, सॉल्ट का जो फार्मिंग होता है, सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, वहाँ से लोग जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं ड्यूरिंग द फॉर 8 months दे लिव इन एक्सट्रीम हीट एंड डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ओके, ये सर्वे है एक, जहाँ पे लोगों ने एक सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है जहाँ पे एक्सप्लोर करना है सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स, फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब करना है। ठीक है, चलो ये तुम लोग करोगे एज अ होमवर्क, ये रीड करना है तुम लोग को और समझना है। ओके, इतना मैम ने होमवर्क दे दिया। नेक्स्ट चलो, ये हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से फूड आइटम्स, किसका क्या फंक्शन होता है, कौन से सोर्स फूड आइटम्स प्रेजेंट रहता है, अगर डेफिशिएंसी हो जाती तो क्या होगा, और उसका डिजीजेस सिम्टम्स। ओके, स्टार्ट करें तो चलो पहला देखते हैं हम लोग। फूड कंपोनेंट्स, विटामिन ए फंक्शन क्या है, कीप आईज एंड स्किन हेल्दी। सोर्सेज क्या है, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। अब फंक्शन है अगर कीप आईज एंड स्किन हेल्दी, तो अगर मान लो डेफिशिएंसी हो जाता है इस चीज का, विटामिन ए बॉडी में नहीं जा रही है इन द राइट प्रोपोर्शन, तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन। जो उसका फंक्शन है उसका वो उल्टा करेगा, वो उसी में दिक्कत देगा बॉडी में, तो इसलिए लॉस ऑफ विजन हो जाता है अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी बॉडी में हो जाती है तो। और अगर ये हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, तो लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, डार्कनेस में नहीं दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। देन समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ठीक है, इतना तक समझ में आया। देन विटामिन B1 जो है एक विटामिन का नाम है, उसके फंक्शंस होते हैं कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ये हार्ट का काम करती है, हार्ट को हेल्दी रखने का काम करती है। सोर्सेज क्या हैं, लेग्यूम्स, मोनोकोटिलेडनस जितने भी प्लांट्स होते हैं, पल्सेस, सीरियल्स, ये लेग्यूम्स में आते हैं। नट्स, होल ग्रेन, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब आते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन बी में। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सा डिजीज होगा, दैट इज बेरी। ठीक है, ये डिजीज का नाम है विच अकर्स अगर बॉडी में विटामिन B1 की डिफिशिएंसी हो जाती है। और इस डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या होंगे, स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीदिंग। तो फीट्स में या हैंड्स में बर्निंग सेशन होगा, टिंगलिंग मतलब गुदगुदी होना, तो टिंगलिंग सेंसेशंस, बर्निंग सेंसेशंस फीट में, हैंड में होंगी, ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब सिम्टम्स हैं बेरी के। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट विटामिन सी। विटामिन सी इज फंक्शन क्या है, हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीजेस फाइट करने में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है विटामिन सी। कौन कौन से फ्रूट्स में या कौन कौन से फूड में प्रेजेंट रहता है, दैट इज आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन। ठीक है, जितने भी सिट्रसी फ्रूट्स होते हैं मोस्टली दे कंक्लूड विटामिन सी। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा डिफिशियंसी अगर हो जाए तो कौन सा डिजीज हो जाएगा, स्कर्वी में सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। तुम्हारा इम्यून सिस्टम जो है वो उस पर अटैक करता है अगर डेफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो स्कर्वी में क्या होता है, जितने भी हमारे मान लो कोई डिजीज हो गया या फिर इंजरी हो गई है
कहीं चोट लग गया, गिर गए, तो नॉर्मली जितना रिकवरी 2-3 दिन में या 4-5 दिन में रिकवरी, वो पूरा जो इंजरी है, जो वूंड है वो ठीक हो जाए। वो अगर स्कर्वी है तो फ्लो ऑफ ब्लड को या फिर ब्लड तुम्हारा जो वुंड्स है उसको हील प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। नॉर्मल अगर 3-4 दिन में ठीक हो जाना था तो वो पूरा वीक या फिर 2 वीक लग सकते हैं उसको, उस वुंड को हील करने में, ठीक है। तो ये विटामिन सी का डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि ये सारे फ्रूट्स, नॉर्मली फ्रूट्स जो होते हैं वो सबको कंज्यूम करना चाहिए, और जो जितने भी विटामिन होते हैं ये सब बॉडी में सही प्रोपोर्शन में जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट विटामिन डी। उसके फंक्शंस क्या हैं? हेल्प्स बॉडी टू अब्सॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। देखो अब कैल्शियम जो है, कैल्शियम बॉडी बोन को, टीथ को हेल्दी रखता है। तो कैल्शियम प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? कैल्शियम बॉडी में जा रहा है तो हमारे बोन और टीथ हेल्दी रहेंगे। लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम, इसको एक्टिवेट करने का काम विटामिन डी है। तो अगर मान लो तुम कैल्शियम पूरा प्रॉपर सही प्रोपोर्शन में ले रहे हो लेकिन विटामिन डी नहीं ले रहे हो तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा बॉडी में। तुम्हारे टीथ, बोलते हैं ना कि दूध पियो कैल्शियम जाएगा बॉडी में, लेकिन अगर विटामिन डी तुम सनलाइट, मिल्क नहीं ले रहे हो, सनलाइट से एक्सपोज नहीं हो रहे, मतलब सनलाइट यानी 9 बजे का धूप, सुबह 7 बजे वाला धूप, तो वो एक्सपोजर नहीं हो रही है, बटर ये सब नहीं खा रहे हो, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत धीरे हो जाएगा, और वो धीरे होगा तो इसके वजह से कैल्शियम भी अपना पूरा जो अपना काम है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अगर कैल्शियम जा रहा है तो विटामिन डी भी जाना जरूरी है। विटामिन डी का क्या हो गया? सोर्स, एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश, एग्स, ये सब हो गए सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। डेफिशिएंसी होता है तो रिकेट्स हो सकता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही तो रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इजीली बेंड हो जाएंगे। देख बहुत लोगों को चलने में प्रॉब्लम होता है या फिर बहुत जल्दी बोन क्रैक्स कर जाते हैं। जैसे मान लो बच्चों को अगर मतलब इन्फेंट स्टेज में रिकेट्स हो जाता है तो बोन्स होते हैं वो बेंड हो जाते हैं, वो सही तरीके से स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, बोन्स अपराइट खड़े नहीं रह पाते हैं, तो उनको चलने में या फिर नॉर्मली जो नॉर्मल वर्क होता है हमारा उसको करने में, लाइफस्टाइल में कम दिक्कत होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैल्शियम की बोन एंड टीथ हेल्दी। मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब कैल्शियम कंटेन करते हैं, तो इसलिए मिल्क, चीज, पनीर ये सब नॉर्मल अमाउंट में खाना चाहिए। बोन एंड टूथ डीके, अगर डेफिशिएंसी हो जाता है कैल्शियम का तो बॉडी में बोन एंड टूथ डीके हो सकता है, बोन सड़ना चालू कर देगा। बहुत बच्चों में होता है, टूथ डीके बहुत इजीली हो जाता है, तो इसलिए कैल्शियम सही तरीके से खाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कैल्शियम पूरा ले रहे हैं और चॉकलेट भी पूरा अच्छे से खा रहे हैं, नहीं। चॉकलेट स्वीट्स की वजह से भी टूथ डीके बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं करना है। तो कैल्शियम सही अमाउंट में लेना है और स्वीट्स भी नॉर्मल मॉडरेट अमाउंट में बॉडी में जाना चाहिए या माउथ में जाना चाहिए। वीक बोन्स टूथ दिखे, ठीक है, सेम चीज है। आयोडीन हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, तुम्हारा मेंटली स्ट्रांग करने में तुमको बहुत हेल्प करता है आयोडीन। सीवीड हो गया, वाटर इन चेस्टनट, सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं, बहुत लोग इसका हलवा बना के फास्टिंग में भी खाते हैं, सिंघाड़े का आटा का हलवा, तो वो हो गया। आयोडाइज सॉल्ट हो गई, ये सब आयोडीन कंटेन करता है। अभी गॉइटर के बारे में हम लोग पढ़े कि डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की तो गॉइटर हो जाता है, विच इज द स्वेलिंग ऑफ फ्रंट नेक, ठीक है, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, समझ में आया। आयरन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपोनेंट। अगर फूड सोर्सेज का बात करें तो दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट, पोमीग्रेनेट, ये सब फूड्स होते हैं वो आयरन कंटेन करते हैं, जिसमें ब्लड में आयरन की डेफिशिएंसी होने पे बहुत दिक्कत है, अनीमिया होता है। क्या होता है? वीकनेस ऑफ ब्रेथ। अनीमिया में क्या होता है? ब्रीथ, रेस्पिरेशन में दिक्कत आने लगती है, ब्रेथ में शॉर्टनेस, मतलब सांस लेने की कोशिश करोगे लेकिन सांस नहीं आ पाता है, तो वो अनीमिया में होता है। और ये किसके वजह से हो रहा है? तो आयरन की डेफिशिएंसी के वजह से। इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमेशा खाना चाहिए अपने तुम्हारा जो भी डाइट होता है, जो भी तुम्हारा ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच होता है उसमें सैलेड बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। बीट रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब कंटेन करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द अदर न्यूट्रिएंट्स, क्या क्या विटामिन होते हैं, कौन कौन सा फूड सोर्सेज होता है, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। चलो,
From the figure 3.5, you have learned that vitamin A, B1, C, and D, and minerals like calcium, iodine, iron are two groups of food components that protect our body from various diseases. But how can we overcome vitamin and mineral deficiency diseases or डिसऑर्डर्स? तो हम लोग किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं ये सब फूड जो रहता है, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं फूड सोर्सेज, इसको कंज्यूम करने में, सही अमाउंट में कंज्यूम करने में ये सब जो डेफिशिएंसी है वो कम हो सकती है. फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर and protect our body from diseases and maintain various bodily functions are called nutrients. तो फूड कंपोनेंट जैसे जो क्या क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सब ग्रोथ सपोर्ट करते हैं, रिपेयर में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस, जो बैक्टीरिया जर्म्स एंटर कर रहे हैं उससे लड़ने में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं, मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये जितना भी हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स पढ़े उसको अगर ऑल टुगेदर बोले तो दे आर कॉल्ड nutrients. Okay, the major nutrients in our food include carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. अब ये सब पांचों हम लोगों ने पढ़ लिया है, कौन कौन से क्या होते हैं, क्या फूड सोर्सेज होता है, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे, सब पढ़ लिए. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. अगर इनका बात करें विटामिन्स और मिनरल्स जो हम यहाँ पढ़े, विटामिन ए, B1, C, D, कैल्शियम, ये तीनों हो गए मिनरल्स. मैम का हैंडराइटिंग में दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आया, मैम साथ में बोल भी रही है तो वैसे लिख लेना है, ठीक है. ये हो गए मिनरल्स और ये विटामिन्स हो गए, तो ये सब हम लोग अभी पढ़ चुके हैं. तो इनको हम लोग ऑल टुगेदर अगर बात करें तो क्या बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव nutrients. Okay, these nutrients protect our body from diseases and help keep us healthy. Your parents may have advised you to have milk, green vegetables, fruits and whole grain regularly. ये तुम लोग के पेरेंट्स सबको बोलते रहते होंगे कि मिल्क पियो, रात दूध पियो, दूध पियो, सब बच्चे सुनते होंगे. ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, सबका नाटक रहता है, हरी सब्जियां खाने में, फ्रूट्स, होल ग्रेन रेगुलरली, ये सब खाना चाहिए. Those food items have some source of vitamins and minerals. Although vitamins and minerals are required in small amount, they are essential to keep our body healthy. भले ही कम अमाउंट में बॉडी को ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत होती है, हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत काम करता है. ओके, चलो. What differences do you observe in raw and cooked vegetables? Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? Some nutrients like vitamin C and other are lost during cooking due to high heat. अब कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं अगर उनको कुक कर दिया जाए तो, ठीक है. तो कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स या कुछ ऐसे सोर्सेस, फूड सोर्सेस होते हैं जो हम लोग को रॉ खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में वो मिनरल या वो विटामिन सही अमाउंट में जा पाए. अगर नहीं उसको कुक कर दोगे तो वो जो भी न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाता है ड्यू टू द हीट प्रोवाइडेड. खाना बन रहा है, आग पे बन रहा है नॉर्मली, तो क्या होता है कि उसके वजह से ये जो भी न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाता है. ओके, washing cut or peeled vegetables and fruits may also result in loss of some vitamins. However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. Fruits and vegetables are rich in dietary fibers. अच्छा, dietary fibers क्या होता है, जो रफेज होता है. रफेज मतलब अगर मान लो तुम जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोटा अनाज, जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे गट के लिए, हमारे एब्डोमिनल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डाइटरी फाइबर्स हम उनको बोलते हैं. कैसे बेनिफिशियल है, तो in addition to essential nutrients, our body needs dietary fibers and water. Water भी बहुत essential है हमारे body के लिए. Dietary fibers, also known as roughage, do not provide any nutrient to our body, but however, they are an important essential component for our food. They help our body get rid of, देखो यहाँ पे important, यहाँ पे दिया हुआ है क्या है importance, get rid of undigested food and ensure smooth passage of stools. फीकस जो है हमारा, फीकस मैटर जो होता है उसको बॉडी से थ्रो करने में, एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है रफेज.
ठीक है, वो फाइबर्स जो हमारे वेजिटेबल्स में प्रेजेंट रहते हैं, फ्रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं। अब जैसे मान लो तुम ऑरेंज खाते हो, ठीक है, ऑरेंज जूस जो है वो ऑरेंज जूस तुम लोग तुमने पी, फायदेमंद है ही, लेकिन अगर तुम उसको खाते हो, ऑरेंज खा रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो बेनिफिशियल पार्ट है, दैट इज द न्यूट्रिएंट, विटामिन, वो तुम्हारे बॉडी में जा ही रहा है, लेकिन फाइबर जो है वो भी साथ में जा रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा गट हेल्थ, तुम्हारा एब्डोमिनल सिस्टम, फीटल जो है, फीकस मैटर जो भी होता है, वो उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सूटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। ये दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। Okay, eating food that is locally grown and plant based to the extent possible is not only healthy for the body but is also good for the environment and our planet. Okay, next is water is also an essential part of the diet. ये बहुत ज़रूरी है कि food ले लिया सारा लेकिन water बहुत कम पिया, that also is not good for the body. वाटर भी सही अमाउंट में कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्प्शन में, न्यूट्रिएंट्स जो भी तुम्हारे बॉडी में जा रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वाटर फ्रॉम द फूड। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्शन रहता है उसको स्वेट और यूरिन के थ्रू रिमूव करने का काम किसका होता है? वाटर का। इसलिए वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। ओके, इतना तक सबको समझ में आया? नेक्स्ट इज कोलुथुर गोपालन। ये कौन थे? He initiated nutrition research in India. He analyzed more than 500 Indian foods for their nutritional value and recommended an appropriate diet in Indian context. तो इनका नाम याद कर लेना और ये भी रीड कर लेना है तुम लोग को। Read. This is the work. Okay. Next, how to test different components. अब हम लोग को स्टार्ट करना है पढ़ना कि हम लोग अगर एक्टिविटीज करें तो कौन सा कंपोनेंट करने के लिए, कौन सा कंपोनेंट में कौन सा फूड प्रेजेंट है, वो हम लोग को देखने के लिए हम लोग अलग अलग टेस्ट्स करेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे स्टार्च, टेस्ट ऑफ स्टार्च। अगर हम ये एक्टिविटी करें, ये तुमको कोई भी ये स्लाइस ऑफ पोटैटो, कुकुम्बर, ब्रेड ये ले लेना है। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच ऑफ देम ऑन अ सेपरेट डिश विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर पुट 2 to 3 drops of diluted आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन टेस्ट होता है स्टार्च में, ठीक है, आयोडीन टेस्ट होता है स्टार्च में। आयोडीन सॉल्यूशन सब पे 2 to 3 ड्रॉप्स डालने हैं। ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंजेस इन द कलर। अगर चेंज हो रहा है तो स्टार्च प्रेजेंट है। देखो, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर वो फूड का कलर चेंज हो रहा है ब्लू ब्लैक कलर में, दैट मीन्स द फूड कंटेन्स स्टार्च। ओके, फैट्स का अगर हम देखें, फैट्स का अगर टेस्ट करना चाहें तो किस तरीके से पता चलेगा कि उस फूड का सोर्स में फैट्स का प्रेजेंस है? टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यही सब जो भी फूड हम लोग पहले लिए हैं उन्हीं पे करना है। फूड आइटम कुछ भी ले लो, उसको सबको सेपरेट कर दो पीस ऑफ पेपर पे। रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट। बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर। उसको पूरा पेपर में रैप करना है और उसको दबा देना है। ये ध्यान में रखना है कि पेपर ना फटे। If a food item contains a little water, allow the paper to dry. तो वो पेपर को हम लोग को थोड़ा सा, वो फूड आइटम हल्का सा भी वाटर कंटेन करता है तो हमको उस पेपर को ड्राई होने देना है। एंड देन डज द पेपर डेवलप एनी ऑयली पैच। अगर उस पेपर में कोई भी तरीके का ऑयली पैच तुमको नजर आता है, दैट मीन्स द फूड कंटेन्स फैट्स। उस फूड में फैट का प्रेजेंस है। ओके, इतना तक समझ में आया? नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स फैट्स हम लोग पढ़ लिए कि अगर if oil or butter is present in the food item, it leaves an oily patch on the paper. तो इस तरीके से हम लोग को पता चल जाएगा दैट फूड जो भी सोर्स है दैट कंटेन्स फैट्स।
टेस्ट फॉर प्रोटीन, दिस एक्टिविटी मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, सिर्फ टीचर करेगी ये. टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज, मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टल एंड मोटर. पेस्टल एंड मोटर इज लाइक एक स्टोन रहता है और ऊपर से एक स्टोन को उसको पीसने के लिए काम करते हैं हम लोग. पोस्ट दैट इज कॉल्ड पेस्टल एंड मोटर. ठीक है, बट put about half teaspoon of each food item in a separate clean test tube. सबसे पहले क्या करना, वही फूड आइटम को लेना है, उसको हम लोग पेस्टल एंड मोटर में उसको पूरा ग्राइंड कर लेंगे, उसका पेस्ट या पाउडर जो भी रहेगा वो बना लेंगे. एंड देन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, क्लीन टेस्ट ट्यूब में सब फूड आइटम्स के जो भी पेस्ट या पाउडर बना है उसको प्लेस करेंगे. ठीक है, एंड देन add 2 to 3 teaspoons of water to each test tube and shake them well. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2 drops of copper sulfate solution, ये हम लोग को डालना है प्रोटीन टेस्ट के लिए. Now take another droplet and add 10 drops of caustic soda solution. देखो अब इसके बाद 2 drops of copper sulfate के बाद 10 drops of caustic soda भी डालना है उस टेस्ट ट्यूब्स में. उसके बाद हम उसको शेक करेंगे अच्छे से. Which food item show the presence of more than one nutrient? Which food item show the presence of, ये हम लोग को देखना है कि ये करने के बाद हम लोग को few minutes के लिए रुकना है. Then the content, this violet color indicates the presence of proteins in the food items. ठीक है, अगर वो जो भी टेस्ट ट्यूब है वो वायलेट कलर अपीयर कर रहा है, वो चेंज कर रहा है अपना वायलेट कलर में, इसका मतलब उस फूड सोर्स में प्रोटीन का प्रेजेंस है. अब हम लोग ये सब कंक्लूड करने के बाद सारे फूड आइटम्स को लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से फूड आइटम में मान लो प्रोटीन और फैट्स दोनों प्रेजेंट है. एक में फैट्स और क्या पढ़े थे हम लोग, स्टार्च प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये हम लोग को कंक्लूड करना है एक टेबल में, विच इज हियर. ठीक है, इतना तक सब कोई कर लेगा. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस्ड डाइट? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेम फॉर एवरीवन. अगर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेम फॉर एवरीवन, तुम जो खा रहे हो तुम्हारा जो न्यूट्रिशनल प्रोपोर्शन होना चाहिए वही तुम्हारे दादा का तो नहीं हो सकता है. एज के अकॉर्डिंगली क्या होता है, न्यूट्रिशनल प्रोपोर्शन जो है वो चेंज होते जाते हैं. ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो बॉडी का अलग अलग हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एज. तो हम लोग अभी देखेंगे किस तरीके से बैलेंस डाइट जो है वो ज़रूरी है किसी भी बॉडी के लिए. अ डाइट दैट हैज़ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये होता है डेफिनेशन. A diet that has all essential nutrients, rough veg and water in the right amount for proper growth and the development of body is called balanced diet. Okay? इतना तक समझ में आ रहा है सबको? ये एक एक्टिविटी है जहां पे एक पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स लिया है और एक पैकेट ऑफ रोस्टेड चना लिया है. उसका हम लोग न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन कंक्लूड किया है. एनर्जी कितना है, फैट्स कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, डाइटरी फाइबर कितना है. ठीक है, तो एनर्जी देखो 536 kcal, 355 kcal, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू एनर्जी इतना दे रहा है, फैट्स इतना दे रहा है. लेकिन देखो यहाँ पे फैट्स का अमाउंट कितना ज्यादा, 35 ग्राम ऑफ फैट्स. और वही अगर रोस्टेड चना देखो तुम तो 6.26 ग्राम ऑफ फैट्स. ये दोनों में कितना डिफरेंस है. कार्बोहाइड्रेट देखो 53 ग्राम दे रहा है, ये 58.58 दे रहा है. प्रोटीन इसमें 7 ग्राम है, इसमें 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन है. डाइटरी फाइबर 4.8 और 6. देखो डाइटरी फाइबर भी ये गट हेल्थ के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है रोस्टेड चना. समझ में आया बात? चलो इतना तक सबको समझ में आया. देन वी विल स्टडी अबाउट द पैकेज्ड फूड आइटम्स. Packaged food items must have information about the nutrients on their cover. पैकेज फूड आइटम्स जितने भी होते हैं उसके इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने चाहिए उनके पैकेट्स पे, कवर पे. The information should list the amount of each nutrient. Sometimes more nutrients are added to the food during processing. That is called fortification. To improve its nutritional quality, iodized salt and some baby foods are examples of fortified foods. The Food Safety and Standard Authority of India, that is FSSAI, is a government agency that regulates food quality in India.
ये याद रखना बहुत जरूरी है। कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेट करता है फूड क्वालिटी ऑफ इंडिया? इंडिया में फूड क्वालिटी किस डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है? दैट इज FSSAI। आई बात समझ में? नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मिलेट्स, दैट इज न्यूट्रिशन रिच सीरियल। कौन कौन से फूड सोर्सेस में प्रेजेंट रहता है? ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा, ये सब फूड सोर्सेस होते हैं जिसमें मिलेट्स प्रेजेंट रहता है। दैट इज अ न्यूट्रिशन रिच सीरियल। These are native crops of India. These can be easily cultivated in different climatic conditions. इसमें कोई ऐसा नहीं कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना सनलाइट, इतना बारिश। इसमें ये जो फूड आइटम है, ये जो न्यूट्रिएंट है, सीरियल्स होते हैं, ये किसी भी कंडीशन में, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। These highly nutritious grains are also called millets. Have you ever had food items made with this millet? मिलेट क्या होता है? ज्वार, बाजरा, ये सब का रोटी लोग बना के खाते हैं, या बहुत लोग मतलब कुछ कुछ रीजन्स में बहुत अलग अलग तरीके के उसके फूड आइटम्स भी बनते हैं। Millets are small sized grains and have been an integral part of Indian diet for centuries. Okay, they have regained popularity due to their numerous health benefits. क्या क्या होते हैं health benefits? They are good source of vitamins, vitamin present रहता है। Minerals होते हैं like iron and calcium, and dietary fibers जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में present रहता है। That is the reason they are called also nutri cereals. Nutri cereals मतलब जो सब प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्री सीरियल्स मतलब ऑल राउंडर हो गया, ऑल राउंडर ऑफ सीरियल्स। आई बात समझ में? दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस्ड डाइट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ओके, चलो नेक्स्ट इज फूड माइंस फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। अब फूड जो है वो फार्म में जिस तरीके से उगता है उसी तरीके से तुम्हारे घर में तो नहीं आता है। जो प्लांट उगाया वही प्लांट तुम्हारे घर पे लाके रख दिया, ऐसा तो नहीं होता, तुम वही तो नहीं खा रहे होते हो। तो किस तरीके से वो प्रोसेस पूरा होता है फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, तुम जिस तरीके से खा रहे हो, जिस फॉर्म में खा रहे हो, वो पूरा प्रोसेस हम लोग अभी इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। How does food reach from a farm to our plate? What are the steps involved in this process? Who are the people involved in this process? तो ये फार्म कैसे किस तरीके से पूरा डिस्टेंस कवर होता है? The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from the producer to the consumer is called food miles. अब जो एक सैक है, सैक मतलब बोरा, वन सैक ऑफ ग्रेन, कोई भी ग्रेन, कोई भी फूड आइटम फार्म से किस तरीके से कौन कौन सा डिस्टेंस कवर करके तुम्हारे प्लेट पे आता है, वो पूरा, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड माइल्स। रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट एंड द पॉल्यूशन ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट. It helps support local farmers and it also keeps our food fresh and healthy. तो फूड माइल्स को कट डाउन करना, कम करना, रिड्यूस करना हमारा काम है, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, मेनी पीपल वेस्ट फूड लिविंग इन अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स. बहुत पार्टीज में तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग पूरा प्लेट भर लेते हैं और उसमें से कुछ पोर्शन खाएंगे एंड अदर गोस्ट इन वेन, डस्टबिन में जाता है वो. तो ये हमें नहीं करना चाहिए. हमें फूड जो है, तुम किस तरीके से कितना हार्डवर्क करके कोई भी फार्मर वो सीरियल्स उगा रहा है, वो पूरा प्रोसेस कितना ज़्यादा मनी लैंडेड होता है और हार्डवर्किंग होता है कि वो तुम्हारा प्लेट तक आ रहा है एंड देन दैट प्लेट, जो ग्रेन्स तुम अपने प्लेट पे रहे हो वो डस्टबिन में जा रहा है. तो ये बहुत ही खराब बात है, ये हमें नहीं करना चाहिए और इस चीज़ का लोगों को भी समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए. Many people waste food leaving it unconsumed on their plates. One must remember, जितना खाना है, तुमको थोड़ी बोल रहे हैं कि दोबारा नहीं मिलेगा. दोबारा भी मिलने वाला है ना. घर पे क्या मम्मी बोलती कि एक बार ले लो जितना लेना है, दोबारा नहीं मिलेगा खाना. ऐसा बोला है क्या कभी मम्मी ने? तो इसीलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम जितना खा सकते हो, जितना तुम्हें अभी खाना है, फ्यूचर में लेना होगा और ले लेना है. तो इसलिए हमें जितना खाना है, जितना तुम कंज्यूम कर सकते हो, उतना ही तुम अपने प्लेट पे लो. फ्यूचर में अगर फर्दर तुमको लगे कि नहीं मुझे और खाना है, भूख अभी भी मिट्टी नहीं है अच्छे से, तो फिर से ले लो, मना तो नहीं किया गया है. तो इस तरीके से अगर तुम सही तरीके से, माइंडफुल तरीके से प्लेट लोगे अपना, तो वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है. इस तरीके से हमें
ये जो भी फूड माइल होता है उसको रिड्यूस करना चाहिए और अपना ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इस सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं. वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय अ फार्मर एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स इन द गेटिंग फूड फ्रॉम वन फार्म टू आवर प्लेट. वी मस्ट टेक ओनली एज मच एज फूड वी कैन कंज्यूम. इट वुड reduce food wastage. Try to find the timeline for the various processes involved to getting food from farm to plate. ठीक है, देखो, फार्मर ग्रोइंग व्हीट, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, ये एक प्रोसेस होता है थ्रू विच द प्लांट जो होता है उससे ग्रेन्स को अलग करने का प्रोसेस होता है थ्रेशिंग एंड विनोइंग. फिर हम वो उन ग्रेन्स का स्टोरेज करते हैं सैक्स में. अब ये सैक्स जो होते हैं वो ग्राइंडिंग के लिए जाता है. तुम्हारे घर पे ग्रेन्स तो डायरेक्ट नहीं आ रहे ना, तुम उसको ग्राइंड करवा के उसको फ्लावर के फॉर्म में, आटा के फॉर्म में तुम अपने घर पे ला रहे हो, तो वो ग्राइंड होता है, ग्रेन्स के पैकेजिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ, रिटेल शॉप में, जो जिस तरीके जहाँ से तुम्हारे पेरेंट्स खरीद के ला रहे हैं और मम्मी बना रही है, एंड देन इट गोज टू योर प्लेट. आई बात समझ में? दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ फ्रॉम द फूड माइल्स, स्टोरी ऑफ चपाती फ्रॉम फार्म टू प्लेट. आई बात समझ में? चलो, इतना तक सबको समझ में आया क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, कीवर्ड्स ये सब तुम लोग को समझाने की जरूरत नहीं है, एनालाइज कंपेयर ये सब तुम लोग खुद से कर लोगे. तो दिस चैप्टर एंड्स हियर. अच्छे से समझ में आया होगा तुम लोग को तो बढ़िया है. देखो यहाँ पे ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड. हमेशा फूड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तुम्हारे पापा, तुम्हारे पेरेंट्स वो अर्न कर रहे हैं मनी एंड देन दे गेट फूड फॉर यू, एंड द फार्मर्स इतना हार्डवर्क करते हैं, वो ग्रेन्स तुम्हारे लिए अवेलेबल करवाए, तुम खा सकते हो. तो इसलिए हमें हमेशा इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए अपने मन में, एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स. ओके, समझ में आया इतना सबको? समरी एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग. पीपल अक्रॉस इंडिया ईट डाइवर्स टाइप्स ऑफ फूड कंटेनिंग वेरियस फूड कंपोनेंट्स. ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है. चॉइस ऑफ फूड मे वैरी अकॉर्डिंग टू कल्टिवेशन. अभी जैसे हम लोगों ने देखा था कौन कौन से एरिया में, अभी ये तो बस 3 का दिया, और भी अदर स्टेट जो है वो अलग अलग फूड आइटम्स ग्रो करते हैं अपने लोकल एरिया में, उसके भी डिपेंडेंट होता है ट्रेडिशनल फूड आइटम्स. ओके, preferences, culture and tradition, and so on. Culinary practices have changed over time. There is a significant difference between traditional and modern methods of cooking. ये अभी मैम ने पूरा अच्छे से डिटेल में समझा दिया है. Food provides us energy, support growth, repairs our body and protect us from diseases. इम्यून सिस्टम हमारा अगर स्ट्रांग है तो हमें कोई भी डिजीज जो है वो जल्दी हार्म नहीं कर सकता. तुम्हारा बॉडी इतना केपेबल होता है कि वो लड़ सके उस डिजीज से. तो इसलिए हमें अपना जो डाइट है वो सही तरीके से बैलेंस रखना चाहिए. सारे विटामिन, जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सही प्रोपोर्शन में कंज्यूम करना चाहिए. फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, रिपेयर एंड बॉडी protects us from diseases. ये हमने पढ़ लिए. The major nutrients in our food are carbohydrate, fats, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सब हम लोगों ने एकदम डिटेल में पढ़ा है. कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन कौन से फूड सोर्सेज में प्रेजेंट है, फैट्स का टेस्ट किया, सबका टेस्ट किया हमने, विटामिन्स मिनरल के पूरा टेबल पढ़ा है. ये सब समझ में आ गया होगा तुम लोग को. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज वाइल प्रोटीन्स एंड अदर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. Vitamins and minerals strengthen our body, protect us from infections and keep us healthy. Balanced diet provides all essential nutrients in the right quantities along with adequate roughage and water. Deficiency, balanced diet का भी definition हम लोगों ने पढ़ लिया है. Deficiency of one or more nutrient in our diet for a long time can lead to deficiency diseases and disorders. इसे deficiency nutrient का कुछ टाइम तक होता है समझ में आता है, लेकिन अगर long duration तक वो चल रहा है तो वो disorders में result कर सकता है. Junk foods are unhealthy as they contain high level of sugar and fats, but little protein, mineral, vitamins and dietary fibers. तो ये चीज़ तुम लोग को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है. Important. बुक में भी कर लेना. हाई लेवल ऑफ शुगर दे रहा है, फैट्स दे रहा है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन, मिनरल्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है वो बहुत कम अमाउंट में रहता है, और जो हार्मफुल हो सकते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होता है. तो इसलिए जंक फूड जो है वो खाओ. ऐसा नहीं बोल रही मैम कि एकदम बंद कर दो, सन्यासी बन जाओ कि कोई जंक फूड नहीं खाएं, कोई मोमो नहीं, कोई बर्गर नहीं, कोई पिज़्ज़ा नहीं. खाओ, लेकिन
अच्छे इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खाओ, ताकि बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई कर सके, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो सही तरीके से बॉडी से फ्लश आउट कर सके। ठीक है। मिलेट्स आर नोन एज न्यूट्री सीरियल्स। ये तुम्हारा फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, या फिर गिव रीजंस, या तुम्हारे नॉर्मली तुम्हारा जो भी मतलब गिव रीजंस हो गया है, सब में ये क्वेश्चन आ सकता है। मिलेट्स आर नोन एज न्यूट्री सीरियल्स एज दे, क्या मिनरल्स, मिलेट्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो दैट इज न्यूट्री सीरियल्स, एज दे प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर bodies. Eating food that is locally grown and plant based to the extent possible is not only healthy for our bodies but also good for environment and our planet. The distance traveled by a food item from the place to its production to the consumer is called food miles. अभी हम लोगों ने जस्ट स्टडी किया फूड माइल्स किसे कहते हैं। We should never waste food and only take as much as we can eat. Okay? इतना तक सबको समझ में आया? पूरा एकदम डिटेल्ड वीडियो है एक ही बार में पूरे चैप्टर का। ओके, चलो समझ में आ गया सबको? ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहो तुम लोग अच्छे से, नोट्स बनाना अच्छे से, क्योंकि सब मैम ने डिटेल में समझा दिया है। वी विल गेट बैक टू यू इन अनदर वीडियो। ओके, थैंक यू।